कहानी मेरी तरह एक गरीब बच्चे की है जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय उसके डैडी के। पर एक दिन कोई उसके डैडी को भी मार देता है और सभी लोग इस बच्चे को ही कातिल समझते हैं। ये तो साला है ही शक्ल से चप्पल चोर, इसी की सारी गलती है। और बिना इसकी एक बात सुने ये लोग इसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर ये ढीठ बच्चा मरता नहीं है बल्कि कसम खा लेता है कि ये अपने डैडी की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो जिनके पास अंधा पैसा है और शानो शौकत से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बेसिकली अंबानी के 14 हैं और ये अपना सारा कचरा दूसरी तरफ फेंकते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं जो बस 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाते हैं और अमीरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक हमारा मेन कैरेक्टर रूडो भी है। तभी हम एक अमीर लड़की को देखते हैं जिसकी नई डॉल थोड़ी सी खराब हो जाती है और वो उसे फेंक देती है, जिसे यकीनन फेंकने की जरूरत नहीं थी और इसे ठीक किया जा सकता था। इस डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है और रूडो उसी कचरे के ढेर से सामान चुराता है जिसे बेचकर वो अपनी रोजी रोटी कमाता है। पर एक गार्ड इसे देख लेता है और अलार्म बजाकर अपने साथियों को भी बुला लेता है। पर तभी रूडो इन पर वो कचरा फेंककर एयर वेंट से भाग जाता है। पर ये गार्ड मेन गेट को ही बंद कर देते हैं और रूडो पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। रूडो बड़ी ही आसानी से सभी बुलेट्स को डॉज कर लेता है पर एक बुलेट उसके बाजू को छू जाती है। पर जैसे तैसे रूडो यहाँ से भाग ही जाता है। बाहर निकलते ही रूडो कहता है वो किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा, तो फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी ये लोग कचरा तो फेंकेंगे ही। रूडो यहाँ से बस वो डॉल ही चुराता है। अगले दिन पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि फिर से उस कचरा चोर ने सामान चुराया है। ये अमीर लोग इन बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें बस कचरा ही समझते हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पसंद कि कोई गरीब इनकी साफ जमीन पर कदम भी रखे। दूसरी तरफ रूडो यहाँ अपनी दुकान लगाता है और चुराए हुए कचरे को ठीक करके यहाँ के लोगों में बेचता है और उसी से थोड़ा कुछ कमा खा पाता है। तभी इसके पास इसकी प्रेमिका चीवा आती है जो कि रूडो से कहती है, रूडो तुमने फिर से कचरा चुराया, तुम्हें पता है ना अगर तुम पकड़े गए तो वो शहर वाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तभी यहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि रूडो को नीचा दिखाने लगते हैं और चीवा को भी रूडो से दूर रहने को बोलते हैं वरना उससे भी इस कीड़े की तरह गंदी बदबू आने लगेगी। इन्हीं में से एक लड़का रूडो की लालटेन पर लात मार देता है और इसे भला बुरा कहने लगता है, इस कचरे सेट के ग्लव्स तो देखो, ये कितने घिनौने और बदबूदार हैं। हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि उन शहर वालों के सामने थोड़ी सी छवि ठीक कर ले, पर ये मनहूस कचरा सेठ सब बर्बाद कर देता है। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। एक इसका वो खूनी बाप था जिसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया है और एक ये है कचरा सेठ कहीं का। अब जैसे ही बाप पे बात आई रूडो का खून खौल जाता है और उसकी गुस्सैल नजरें देखकर ही कि लोग डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये बस्ती क्रिमिनल्स की है। अगर शहर में कोई क्राइम करता है तो उसे कचरा समझकर इस कचरा नगरी में फेंक दिया जाता है। यहाँ रह रहा हर इंसान एक क्रिमिनल का ही बच्चा है। अब चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जो कि इसे बहुत पसंद आती है। वैसे रूडो ये डॉल चीवा को देने के लिए ही लाया था, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता चीवा यहाँ से चले जाती है, जिसके बाद रूडो भी अपने घर चले जाता है। यहाँ रूडो का बाप रेक्टो उसे चीवा के नाम से छेड़ने लगता है, चीवा ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। बेटा वक्त रहता अपने दिल की बात बोल डाल, वरना अगर देर हो गई तो एनिमोची की तरह रोता ही रहेगा। दरअसल रूडो के माता पिता नहीं है और रेक्टो ने ही इसे बचपन से पाला पोसा है। रूडो भी इसे अपने बाप की तरह ही मानता है। तभी अचानक से रेक्टो की नजर रूडो की चोट पर जाती है और उस पर मरहम लगाने के लिए रूडो के ग्लव्स उतारता है। रूडो के हाथ बहुत डरावने, जख्मी, चोटिल और घायल लग रहे हैं। दरअसल ये बीमारी उसे अपने पिता से मिली है और इसके लिए बचपन से ही लोगों ने रूडो को बहुत कुछ सुनाया है, जैसे वो कोई इंसान नहीं जानवर हो। पर तब रेक्टो ने इसे ये ग्लव्स दिए जिनकी मदद से रूडो के हाथ का दर्द भी कम हो गया और लोगों का मुंह भी बंद हो गया। रेक्टो फिर से रूडो को चीवा के नाम से छेड़ने लगता है और हम एक मास्क वाले बंदे को इनके घर के बाहर देखते हैं। रेक्टो बताता है बस्ती में एक खाई भी है जिसे पिट या ग्राउंड कहा जाता है। शहर के लोग इनकी बस्ती में कचरा और क्रिमिनल्स फेंकते हैं, पर यहाँ का कचरा और क्रिमिनल्स को पिट में फेंका जाता है सजाए मौत के तौर पर, क्योंकि उस पिट का कोई अंत ही नहीं है। रूडो के असली पिता को भी इसी पिट में फेंका गया था। रूडो सोचता है आखिर उस खाई में गिरने के बाद लोगों का क्या होता होगा, पिट का अंत कैसा होगा। तभी इसके पास चीवा आती है और रूडो शर्माने लगता है। रूडो शर्माते शर्माते चीवा को फाइनली वो डॉल दे ही देता है और बस इतना करने से ही रूडो के फ्यूज उड़ जाते हैं। एक बार शक्ल देखो भाई की, इससे इतना सब बर्दाश्त नहीं होता और रेक्टो को सारी बातें बताने घर के लिए दौड़ता है। पर जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने रेक्टो की लाश पड़ी थी और उसका कातिल भी वहीं था। रूडो उससे लड़ने की कोशिश करता है पर खुद ही घायल हो जाता है और वो कातिल एक किताब उठाकर यहाँ से चला जाता है। रूडो रेक्टो के पास जाता है और उसे किसी तरह से बचाने की कोशिश करता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेक्टो के आखिरी शब्द थे, रूडो रूडो
इस गंदी दुनिया को बदल दो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। और तभी पुलिस भी यहाँ आ जाती है, जो कि रूडो के कपड़ों पर खून देखकर इसे ही कातिल मान लेती है। रूडो इन्हें समझाने की लाख कोशिश करता है कि जैसा वो देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, पर कोई भी इसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। रूडो को भी मौत की सजा सुनाई जाती है और अब उसे भी पिट में फेंका जाएगा। सामने खड़े सभी लोग बस यही कह रहे थे, इस कचरे को भी फेंक दो, इसे जीने का कोई हक नहीं। उस भीड़ में चीवा भी थी, जिसे रूडो आवाज लगाता है कि रेक्टो का कातिल कोई और है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो मेरा यकीन करो। पर चीवा उस डॉल को फेंक कर यहाँ से चले जाती है। अब रूडो का दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे लोग हैं, इन्होंने जो सुना उसे ही सच मान लिया। एक बार को भी किसी ने भी रूडो की बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि चीवा ने भी नहीं। तभी रूडो की नजर भीड़ में खड़े असली कातिल पर जाती है और उसी मोमेंट में रूडो को खाई में फेंक दिया जाता है। रूडो नीचे गिर रहा था अपनी मौत के करीब, पर वो ठान लेता है वो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबसे अपना बदला लेगा, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अचानक से रूडो बेहोश हो जाता है और उसकी आंख एक कचरे के ढेर में खुलती है। रूडो के सामने एक दूसरी ही दुनिया होती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा था, ना साफ हवा, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई झोपड़ी, ना कोई घर, ना शहर, सिर्फ मेरा एक्स, कचरा। जिस कचरे में मेरे एक्स की आत्मा भी आ जाती है और मॉन्स्टर फॉर्म लेकर रूडो पर हमला कर देता है। कितना कमीना है ना गाइस। रूडो उन मॉन्स्टर से जान बचाकर भागता है क्योंकि ये और कुछ कर ही नहीं सकता, पर ये मॉन्स्टर्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस पर लगातार हमले करते हैं। रूडो जैसे तैसे उन हमलों से बचता है। तभी रूडो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि यहाँ की हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा प्यार भरा हुआ है, जो कि रूडो को हजम नहीं होता। रूडो को खून की उल्टियां होने लगती है और वो मरने की हालत में आ जाता है। पर तभी उसे रेक्टो की याद आती है और उसे रियलाइजेशन होता है वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता, अभी तो उसे रेक्टो के कातिल से भी बदला लेना है और उन बाकी सभी लोगों से जिसने रूडो को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। रूडो के इस जोश की वजह से उसके हाथों से एक रेड एनर्जी निकलने लगती है और वो एक पाइप उठाकर मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देता है। रूडो अपनी पूरी ताकत से इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और दूर से एक मास्क वाला बंदा एंजिन ये सब देख रहा था। रूडो के हाथ में जो भी आता है वो उसे उठाकर मॉन्स्टर्स पर हमला करता है, पर ये मॉन्स्टर्स मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इधर रूडो की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। पर वो रुकता नहीं है और एक शीट उठाकर एक मॉन्स्टर पर हमला करके उसे बीच से ही काट देता है, पर ये मॉन्स्टर दोबारा खड़ा हो जाता है और रूडो पर हमला कर देता है, जिससे रूडो बहुत दूर जाकर गिरता है और काफी घायल भी हो चुका था। तभी उसके पास वही मास्क वाला बंदा आता है जिसका नाम एंजिन है। ये रूडो को एक मास्क लगाता है जिससे रूडो फाइनली सांस ले पा रहा था। रूडो इससे तरह तरह के सवाल करने लगता है, ये जगह कौन सी है, तुम कौन हो, मैं ऊपर वापस कैसे जाऊँ, ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए, मैं इन्हें मार क्यों नहीं पा रहा। एंजिन इसे शांत रहने को बोलता है, पर रूडो लगातार इससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था। एंजिन इसे बार बार चुप रहने को बोलता है, पर इस ढक्कन को समझ ही नहीं आता और सारे मॉन्स्टर्स वापस से एक्टिव हो जाते हैं। ये कचरा मॉन्स्टर्स जो पूरी तरह से कचरे से बने हुए हैं, इन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है और ये आवाज सुनकर ही रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह। इसीलिए एंजिन इसे चुप रहने को बोल रहा था। इन मॉन्स्टर्स को एक स्पेशल तरह के हथियार से ही मारा जा सकता है। अब एंजिन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी छतरी से अचानक से लाइट निकलने लगती है और ये एक आम छतरी से मेंटोस छतरी बन जाती है, जिसका यूज करके एंजिन बहुत ही आसानी से कूल तरीके से सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और उन्हें लिटरली मिट्टी में मिला देता है। ऐसी धांसू पावर्स देखकर रूडो भी खुद हैरान रह जाता है और थकने की वजह से बेहोश भी हो जाता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रूडो ने अपने दोस्तों को ये बताया था कि किसी भी चीज का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो उसमें जान आ जाती है, पर इस बात पर लोगों ने इसका मजाक तो उड़ाया ही, साथ ही इसे पीटा भी, पर रूडो ने उन्हें कुछ नहीं किया। ये चीज इसे रेक्टो ने सिखाई थी और जैसा कि ये टॉवल जिसका रूडो बहुत ख्याल रखता है, अब इसे मजा आता है रूडो को साफ करने में क्योंकि इसमें भी जान आ चुकी है। रूडो अपने ग्लव्स को देखता है और सोचता है क्या इनमें भी जान आ जाएगी, क्योंकि ये ग्लव्स रूडो को बहुत ज्यादा पसंद है। ये इसकी फेवरेट चीज है। अब रूडो को होश आ जाता है, पर एंजिन ने इसे चेन से बांध दिया था। रूडो ढक्कन फिर से इससे सवाल पे सवाल करने लगता है कि इसे जाना है, ये वापस कैसे जाएगा, इसे अपना बदला लेना है, उन्हें मारना है। एंजिन इसे बताता है जिस ऊपर जाने की ये बात कर रहा है वो कभी एक जगह पर रहता ही नहीं है, वो मूव करते रहता है और उसे स्फेयर कहा जाता है। और वहाँ से नीचे गिरने वाले लोगों को स्फेराइट, जिन्होंने यहाँ पे ये सारा कचरा भरा है। रूडो का मुंह बंद ही नहीं होता और इसे एक सबक सिखाने के लिए
एंजिन इसे एक सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ कुछ मास्क पहने लोग आते हैं। इनमें से एक बंदा डरते हुए रूडो के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम एक स्फेराइट हो? जिस पर रूडो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और अपना मास्क ही फेंक देते हैं। अरे मास्क क्यों फेंक रहे हो गवारों, ये भी अपने साथ कचरा ही लाया है, ऑक्सीजन नहीं। दरअसल इन लोगों ने कभी किसी स्फेराइट को जिंदा नहीं देखा था, क्योंकि जो भी ऊपर से टपकता था वो टपक ही जाता था। अब ये बंदा बड़े प्यार से रूडो की चेन खोलने लगता है। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। पैंट की नहीं खोल रहा गाइस। रूडो भी सोचता है, काश ये इसे चीवा से पहले मिला होता, कितना भला मानुस है ये। पर तभी ये इसे और भी मोटी चेन से बांध देता है। दरअसल यहाँ पर स्फेराइट की बॉडी भी सुनार की दुकान में छोटी छोटी थैलियों में बिकती है। पता नहीं क्या करते होंगे ये लोग उनकी बॉडी का, आई होप खाते तो नहीं होंगे। साथ ही इनके कपड़े भी बहुत महंगे बिकते हैं। पर यहाँ इनके सामने एक जिंदा स्फेराइट है, तो ये लोग तो रातों रात अंबानी बनने वाले हैं। यहाँ के लोग स्फेराइट से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इनके पास साफ हवा नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, सिर्फ कचरा है और उनसे बने मॉन्स्टर्स, मतलब मेरा एक्स। तो लोग इसे टॉर्चर करेंगे और अपनी नफरत को शांत करेंगे। ये बंदा यहाँ सड़ा हुआ खाना लेकर आता है और रूडो के मुंह में जबरदस्ती ठूसने लगता है। उसे लगता है ऊपर रूडो की जिंदगी बहुत आलीशान थी, उसने हमेशा अच्छा ही खाना खाया है। तभी रूडो इसकी उंगलियां भी खा जाता है और इस सड़े हुए खाने को भी चाव से खाने लगता है। रूडो का दिमाग खराब हो चुका था ये सुन सुनकर। तुम लोग हमारी जमीन पर मत आया करो, तुम लोग गंदे हो, तुम लोग कचरा हो, तू कचरा है, तुम सब कचरा हो, तुम क्रिमिनल्स हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। रूडो के अंदर से वही रेड एनर्जी निकलती है और रूडो गुस्से से लाल हो जाता है और इन सारी चेन्स को बड़ी आसानी से तोड़ देता है, जैसे कि ये लोहे की चेन्स नहीं, एक्सपायर्ड मैगी हो। दूर से एंजिन भी ये नजारा देख रहा था और ये बात सच है कि किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसमें जान आ जाती है। पर ऐसा कर पाना हर किसी के बस में नहीं। जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। सभी गुंडे रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे चेन को दूर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी गिवर उसकी स्पेशल आइटम के बिना कुछ नहीं कर सकता। पर फिर रूडो एक टायर उठाता है और उसे ट्रांसफॉर्म करके उससे हमला कर देता है। ये देखकर एंजिन भी हैरान रह जाता है कि रूडो एक से ज्यादा आइटम्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। रूडो एक के बाद एक सभी गुंडों को मार देता है और उस आखिरी वाले को भी जान से मारने ही वाला था, पर तभी एंजिन इसे रोक देता है। रूडो शांत हो जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ये टायर भी मिट्टी में मिल जाता है और अब रूडो फिर से बेहोश हो जाता है। बेचारा भूखा प्यासा कब से लड़ रहा है। एंजिन इसे डॉक्टर के पास लाता है और इसे गिवर्स की गैंग ज्वाइन करने बोलता है, जिसे क्लीनर्स कहा जाता है। रूडो इसे मना कर देता है, क्योंकि उसे तो बस ऊपर जाना है, भगवान के पास नहीं, स्फेयर में। पर यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तो कुछ भी जानने के लिए रूडो को यहाँ पर काम करना होगा। जिसके बाद एंजिन इसे बर्गर भी खिलाता है। जो खाए बर्गर। रूडो ये देखकर हैरान था कि इस कचरा नगरी में कचरे के अलावा शहर भी बसे हुए हैं और यहाँ पर लोग भी रहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी होती है जो एनिमा कहलाती है और उसी से वो मॉन्स्टर्स बनते हैं। इन एनिमा वाले मॉन्स्टर को एनिमा वाले हथियार से ही मारा जा सकता है। अब जैसे कि कोई शेफ अपनी किसी चाकू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है या कोई राइटर अपने किसी पेन का, तो उसमें जान आ जाती है, मतलब एनिमा। ऐसे स्पेशल आइटम को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लव्स हैं और एंजिन की ये छतरी। पर हर कोई एनिमा को जागृत नहीं कर सकता और जो कर सकता है उसे गिवर कहा जाता है। इन गिवर्स की एक टोली है जिसे क्लीनर्स कहा जाता है। रूडो पूछता है अगर वो इन्हें ज्वाइन कर लेगा तो उसे वापस जाने की जानकारी मिल जाएगी क्या? पर असल में एंजिन को खुद नहीं पता कि स्फीयर में वापस जाना पॉसिबल है भी या नहीं, पर शायद उसके बॉस को पता होगा। अब एंजिन यहाँ से जाने लगता है और रूडो इसे खाने और इलाज के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी एंजिन इसे पैसों की एक पोटली भी देता है और बताता है ये सब तो इसने इसके स्फेराइट वाले कपड़ों को बेचकर खरीदा है, जिसमें इतने पैसे बच भी गए। अब रूडो इस पर चिढ़ जाता है, पर वैसे भी अगर कोई उसे इन कपड़ों में देखता तो पहचान ही लेता, जिससे रूडो के लिए समस्या ही बढ़ती। तभी एक बिल्ली रूडो की ये पोटली चुराकर भाग जाती है। देखो इस बिल्ली को भी पता है सिर्फ म्याऊ म्याऊ करने से घर नहीं चलता, 4 पैसे भी कमाने पड़ते हैं। रूडो इसका पीछा करता है और रास्ते से एक लकड़ी भी उठा लेता है और एंड में उस बिल्ली को भी पकड़ ही लेता है। तभी पीछे से एक बंदा जन का आता है और रूडो से अपनी लकड़ी वापस मांगता है, क्योंकि ये इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी एक क्लीनर ही है। साथ ही ये रूडो का ट्रेनर भी है, जिसे एंजिन ने रूडो के बारे में बताया
आया था। अब यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल होने लगता है क्योंकि जनका को लगता है रूडो उसकी लकड़ी चुरा कर भाग रहा था और वो रूडो के बाप भाई के बारे में भला बुरा कहने लगता है तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कि दूसरों की चीजें नहीं चुराते। अपने मरे हुए बाप रेक्टो के बारे में ऐसा सुनकर रूडो का दिमाग खराब हो जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसे रेक्टो की एक बात याद आती है कि हमें किसी से भी लड़ने से पहले एक बार उसकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए और खुद को अगले की सिचुएशन में रखकर देखना चाहिए कि आखिरकार वो लड़ क्यों रहा है। रूडो को समझ आता है कि जनका इतना गुस्सा क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ बात उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट की है। अगर कोई रूडो के ग्लव्स चुराता तो ऑब्वियसली वो भी ऐसा ही रिएक्ट करता। अब रूडो किसी प्यारे बच्चे की तरह जनका से माफी मांगता है और वो भी अपना गुस्सा शांत करके ओवर रिएक्ट करने के लिए सॉरी बोलता है और अब इन दोनों में पक्की वाली यारियां हो जाती हैं। रूडो को तो यकीन ही नहीं होता कि बस प्यार से बात करने से कितना कुछ बदल गया। इसीलिए क्यूटीज जल्दी से प्यारा प्यारा कमेंट कर दो। जनका तो अब कोई दूसरा ही इंसान बन जाता है, वो भी सिर्फ एक स्माइल की वजह से, और इसीलिए रेक्टो इसे हमेशा स्माइल करने के लिए कहता था। रूडो अपनी पूरी कोशिश के साथ अपनी बेस्ट स्माइल देता है जो कि भयंकर ही प्यारी लग रही है। कुत्ते, मैं तेरे से इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ और तू ये कचरा जैसी शक्ल बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने इतनी घटिया स्माइल पहले कभी नहीं देखी। तेरे को देख के दादियाँ बोलती हैं बेटा सो जा वरना रूडो आ जाएगा। अब रूडो थोड़ा सोचता है और बिना बत्ती सी दिखाए स्माइल करता है। साले ग्रैंड मस्ती सूझ रही है तेरे को। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। ये दोनों इतनी छोटी सी बात में लड़ने लगते हैं और बातों बातों में जनका बोल देता है तू यहाँ अपना कोई फालतू सा मकसद पूरा करने आया है, वो कभी पूरा नहीं होगा। यार जनका ब्रो ऐसे तो नहीं बोलना था, ये सच में ज्यादा हो गया। रूडो को बुरा लगता है और उसे रेक्टो के आखिरी शब्द याद आते हैं कि उसे इस दुनिया को बदलना है। अब रूडो की सटक जाती है कि जनका ने उसके मकसद को फालतू कहा। दोनों अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूडो साइड से एक लकड़ी उठाकर उसमें एनिमा एनर्जी ट्रांसफर करता है जिससे वो भी एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। ये देखकर जनका भी हैरान रह जाता है कि रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जनका लगातार रूडो पर हमला करते जाता है और रूडो उस लकड़ी से जनका के सभी हमलों को रोकता है और एक हमला जनका पर भी कर ही देता है, पर जनका रूडो को दबोच लेता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके गालों पर कुछ लगा हुआ है और ये बिल्ली की हग्गू है क्योंकि रूडो अब तक एक टॉयलेट प्लंजर से लड़ रहा था। अब रूडो इस पर लगातार हमला करता है। जनका जैसे तैसे खुद को बचाते हुए यहाँ से भाग जाता है और रूडो भी इसका पीछा करता है और एंड में हग्गू की बारिश करके जनका को नहला ही देता है। ये लो मेरा हग्गू अटैक। तभी यहाँ एंजन भी आ जाता है। अरे तुम दोनों में मित्रता भी हो गई और तुमने होली भी खेल ली, देखकर खुशी हुई। अब एंजन इन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर हेडक्वार्टर्स लेकर जाता है और इनकी कहानी सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। मतलब एक लकड़ी के लिए कौन ही लड़ता है। हाँ भाई, तेरी छतरी चोरी होती तो तुझे भी समझ आता। साथ ही ये भी बताता है कि रूडो का ट्रेनर जनका ही है जिसे इसने पवित्र कर दिया। इनके साथ एक लड़की रियो भी है जिसे रूडो के बाल बहुत पसंद आते हैं और वो पूछती है क्या तुमने गोदरेज एक्सपर्ट का हेयर कलर लगाया है, कितना प्यारा कलर है। रूडो तो शर्म से लाल ही हो जाता है। मुझे लगा था ये जगह नर्क है पर ये तो असली जन्नत है। अरे चीवा मीवा गई भाड़ में, मुझे तो अप्सरा मिल गई। अब कुछ ही देर में ये लोग क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स भी पहुंच जाते हैं जो कि इस पूरे कचरा नगरी की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। रूडो का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। मुंह बंद कर ले भाई वरना वो जन का भी लाठी दे देगा। यहाँ आते ही एंजन रूडो को सबसे पहले सैम से मिलवाता है और ये बंदी रूडो के पास घूम रही मक्खियों को अपनी फोर्क से ही मार देती है। वाह सैम दीदी, आप तो बहुत कूल हो। इसकी पावर्स भी बहुत कूल है। इस डबल बैटरी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इसका चश्मा है जिसके थ्रू ये किसी भी इंसान के अंदर झांक सकती है। बड़ा ही नॉटी चश्मा है। सैम दीदी रूडो के अंदर झांकती है। सोचो उसे क्या दिखा होगा, वही जो हर लड़के के पास होता है, मायूसी और अकेलापन। गाइस सैम बताती है इसे कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है और इसका इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। इसे बस अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है और इसकी गर्दन पर मेरी बिल्ली की हग्गू लगी हुई है, इसलिए ये मक्खियाँ इसके आसपास मंडरा रही थी। तुम हग्गू से होली खेल रहे थे, कलर चाहिए था तो मुझे बोल देते। अब एंजन इसे बॉस के पास लेकर जाता है। रूडो सीधा ही काम की बात करना चाहता था कि वो ऊपर कैसे जाएगा, पर एंजन इसे रोक लेता है क्योंकि यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो अगर रूडो को बॉस से जानकारी चाहिए तो उसे यहाँ काम करना होगा। एंजन ये भी बताता है
कि किसी को भी नहीं पता कि बॉस का जादुई शस्त्र मतलब वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो ये उनसे ना ही पूछे तो बेहतर होगा। रूडो बहुत नर्वस होता है और जैसे ही वो गेट खुलता है ये देखकर हैरान रह जाता है कि इनका बॉस ट्रांसपेरेंट है। तभी सैम इसे बताती है बॉस किसी काम से बाहर गए हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगे। जब तक बॉस वापस नहीं आते रूडो तब तक क्लीनर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। तभी यहाँ रियो भी आती है जो कि रूडो को अपने साथ मिशन में ले जाना चाहती है। खाली बैठे रूडो जनका से लड़ाई ही करेगा, इससे अच्छा वो इसके साथ मिशन में जाकर कुछ सीख ले। ये कुछ ज्यादा ही चेप नहीं हो रही रूडो भाई से? बामन की लड़की तो पड़ गई अपने रूडो भैया के प्यार में। तो इस कचरा नगरी में कुछ सेफ जगह है जहाँ इंसानों की प्रजाति रह सकती है और कुछ कचरों का भंडार है जहाँ कचरा मॉन्स्टर्स रहते हैं और इंसान वहाँ जाते ही मर जाते हैं। पता नहीं रूडो कैसे जिंदा बच गया बिना मास्क के। ये मॉन्स्टर्स कई बार इंसानों की बस्ती में भी आ जाते हैं और उन पर हमला भी कर देते हैं। ऐसे ही एक एरिया में ये मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही आतंक मचा रहे हैं जिनका सफाया करने का काम रियो को मिला है। रियो अपनी टीम के साथ धूम मचाने के लिए पहुंच जाती है और रूडो को आंख भी मारती है। कुछ तो गड़बड़ है दया। रूडो देखता है यहाँ चारों तरफ कचरा ही कचरा है जो वो ऊपर वाले लोग फेंकते हैं, पर क्या उन्हें जरा भी अंदाजा है कि यहाँ नीचे भी इंसान ही रहते हैं उनके फेंके हुए कचरे के बीच। पर इस कचरा सेट के लिए ये सब खजाना है। छी भाई, ये जो गरीब होवे है ना ये अपनी आदतों से गरीब होवे हैं। रूडो पूछता है ये जो बाकी के नमूने इनके साथ आए हैं ये क्या करेंगे, जिस पर रियो बताती है ये लोग सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के नहीं क्लीनर्स के। इनके पास गिवर्स की तरह स्पेशल पावर्स नहीं होती, पर ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने में गिवर्स की मदद करते हैं। इन्हीं में से एक बंदा ग्रिज रूडो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और रूडो के हाथ को ही पिचका देता है। तभी यहाँ मेरा एक्स अपनी पूरी टोली को लेकर आ जाता है जिन्हें देखकर रूडो की फट जाती है। ओरियो की बच्ची, तूने कहा था एक दो होंगे, यहाँ तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है। डरता क्या है रे चिकने, अपन सब संभाल लेगी। नक्का वरी बेबी। सभी मॉन्स्टर्स बाउंड्री पर हमला करने लगते हैं और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इनसे घंटा कुछ नहीं होता और अपने पिताजी को बुलाकर ले आते हैं जो कि जिम शिम जाते हैं। इनके बाइसेप देखो एक बार। ये भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और कुछ कुछ बैरिकेड्स तोड़ भी देते हैं। रूडो की फट के 74 हो जाती है और ये बस यहाँ से भागने की ही सोचता है, पर रियो इसे समझाती है तुम टेंशन क्यों लेता है, एनी मुझे ऐसे एडिट करेगी कि तू कम पिटेगा। पर मैं क्यों पिटूंगा, मैं तो गेम ही नहीं खेल रहा। तभी वो मॉन्स्टर सारे बैरिकेड्स तोड़ देते हैं और सीधा ही टीम रियो की तरफ बढ़ते हैं। रूडो तो मान ही लेता है कि 13 दिन बाद कचरा नगरी में इसके नाम का भंडारा बटना है। अब रियो सामने आती है और अपना स्पेशल आइटम निकालकर इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है। रियो का स्पेशल आइटम इसकी ये कैंची है जो ये अपने पैरों से चलाती है। ये कैंची बहुत बड़ी होती है, मेरी जुबान से भी ज्यादा। रियो एक ही बार में 10-10 मॉन्स्टर्स निपटा देती है। पीछे से एक भैंसा रूडो पर हमला कर देता है, पर इस कचरा सेट से कुछ नहीं होता और इसे ग्रिज बचाता है। ये दोनों भी फुल ताकत से छोटे मॉन्स्टर से निपटते हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से इस पर हमला कर देता है और तब रूडो आकर एक लकड़ी से इसे रोकता है। रूडो अपने गोल को याद करता है और उसके इस जुनून की वजह से वही रेड एनर्जी निकलती है और अचानक से यहाँ एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है। रूडो अपनी पावर को एक बार एक्टिवेट कर लेता है पर दोबारा नहीं कर पाता और अब ये मॉन्स्टर रूडो पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी रियो आकर इसे बचा लेती है। रियो ने इनके बॉस के 2 टुकड़े भी कर दिए, पर ये साला मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या कर सकते हैं, मेरे एक्स की तरह ढीठ भी है। सारे छोटे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ से निकल लेते हैं और रियो भी उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ने जाती है। रियो इस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स भी काट देती है, पर ये उन्हें रीजनरेट कर लेता है और चारों तरफ पागलों की तरह तोड़-फोड़ मचाने लगता है। इसका एक हमला रूडो को भी लगता है और ये जमीन के अंदर गिरने लगता है। इसे रियलाइज होता है क्या ये सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्या वो सच में किसी काम का नहीं है। पर तभी ग्रिज इसे पकड़ लेता है और इसे पीठ में बैठाकर यहाँ से दूर लेकर जाता है और इधर रियो मॉन्स्टर के कोर पर हमला करके इसे पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर मिट्टी में मिल जाता है। इसके अंदर से रियो को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलता है जो कि बहुत अजीब बात है। दूसरी तरफ हम उसी गुंडे को देखते हैं जिसकी रूडो ने उंगलियां खाई थी। याद करो, इसे किसी ने किडनैप कर लिया है और इससे रूडो के बारे में पूछता है। अब वापस जाकर ये लोग रूडो की वेलकम पार्टी के नाम पर नीला के 3 पैग बल्ली ये करते हैं। सब लोग खाना ठूसते हैं, ताश खेलते हैं, टल्ली होकर मस्त पार्टी करते हैं। पर रूडो तो किसी कोने में बैठकर रो रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर से लड़ने में रियो की मदद नहीं कर पाया और एनिमुची ने उसकी इतनी बेइज्जती भी कर दी। तभी इसके पास ग्रिज आता है और इसका शुक्रिया अदा करता है उस दूसरे सपोर्टर फुलो की मदद करने के लिए। पर रूडो अब भी खुद को एक लूजर ही समझता है क्योंकि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस एक बोझ बनकर रह गया, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा ऊपर भी होता था जहाँ रूडो लोगों से पंगा तो ले लेता था पर उसे बचाने के लिए हर बार रेक्टो को आना पड़ता था। ग्रिज इसे समझाता है फुलो वही दूसरा वाला बंदा, उसने क्लीनर्स ज्वाइन किया ताकि वो बाकियों की तरह अपने स्पेशल आइटम की पावर्स को जागृत करके एक दिन गिवर बन जाए, जिसके लिए वो पूरी मेहनत भी कर रहा है। वैसे ही रूडो को भी अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए अपनी पावर्स पर काम करना है। वो एक न एक
दिन जरूर कामयाब होगा। ग्रिस की बातें रूडो को मोटिवेट कर जाती हैं और ये इमोशनल होने ही वाला था। तभी एंजन इसके पास आता है। रियो और जनका भी आते हैं और ये सभी रूडो को पार्टी एंजॉय करने के लिए बुलाते हैं। रूडो भी इनके साथ जाने लगता है और मजे से खाता पीता है। दूसरी तरफ हम उसी किडनैपर को देखते हैं जिसने इस गुंडे को मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी है। जैसे ही इसे रूडो की जानकारी मिल जाती है, ये उस गुंडे को जान से ही मार देता है और रूडो की तलाश में निकल पड़ता है। यहाँ सैम को एक नया मिशन मिलता है। दरअसल एक बुढ़िया पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उसकी गांजा की पुड़िया छीन लिया। अब वो बुढ़िया मरी जा रही है क्योंकि उसका सप्लायर एक स्फेराइट था और उसे भी मॉन्स्टर ले गया। माल के साथ साथ सप्लायर को भी ले गया। स्फेराइट का नाम सुनकर रूडो चौंक जाता है कि कोई उसी के जैसा यहाँ मौजूद है और शायद उसे वापस जाने के बारे में कुछ पता हो। रूडो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग पोचिंकी में लैंड कर जाते हैं अपने पूरे क्लैन के साथ। तभी अचानक से इनके पीछे वो बुढ़िया स्पॉन हो जाती है और इसे देखकर रूडो इससे सवाल करने लगता है। वो स्फेराइट आपको कहाँ मिला? क्या वो जिंदा था? वो कैसा दिखता था? वो गे था या स्ट्रेट था? क्या वो आपको पसंद आया? बुढ़िया बताती है उसे तो वो बेहोशी की हालत में मिला था, इसलिए इसे कुछ भी नहीं पता। जनका को इस बुढ़िया पर शक हो जाता है कि ये बातें फूंक कर गांजा बना रही है, मतलब गांजा फूंक कर बातें बना रही है। तभी ये इन्हें मॉन्स्टर की लोकेशन पर लेकर जाती है। ये लोग बड़ी ही सावधानी से अंदर जाते हैं, पर ये खूसर बुढ़िया इन्हें धक्का देकर जबरदस्ती अंदर भेजती है, जहाँ दूर किसी कोने में एक चेयर के ऊपर एनाबेला की डॉल रखी हुई थी। इन्हें लगता है कि ये कोई इंसान है और धीरे धीरे सावधानी से उसके करीब जाते हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो एक डॉल है, इनके नीचे की जमीन अचानक से कीचड़ बन जाती है और ये सभी लोग 2 फ्लोर नीचे जाकर गिरते हैं, मेरे एक्स की सोच की तरह। तभी इनके पास 2 अजीब से पोकेमोन आते हैं जिन्हें रेडर कहा जाता है। इनको बस रूडो चाहिए। इस दुनिया में तो भाई सेलिब्रिटी ही बन गया, हर किसी को बस रूडो ही चाहिए, बस चीवा कोई नहीं चाहिए। पहले इन लुटेरों का एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था, पर वक्त के साथ मेरे मोहल्ले के लोग इनमें शामिल हो गए और इनकी एक बड़ी गैंग बन गई। तब से ये लोग यहाँ कचरा नगरी में बस आतंक ही मचा रहे हैं। ये सभी रेडर्स भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। ग्रिस, फुलो, रूडो और जनका यहीं रुकते हैं। बाकी की टोली बाहर जाती है उस बुढ़िया को माल पिलाने। जनका लुटेरों से लड़ता है और ये दोनों रूडो को लेकर यहाँ से दूर भागते हैं क्योंकि इस वक्त रूडो का जिंदा और सेफ रहना बहुत जरूरी है। रूडो को खुद पर शर्म आती है कि फिर से वो कायरों की तरह छुप कर भाग रहा है। ये वाली पोकेमोन मिट्टी से बहुत सारी डॉल्स बनाती है। इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट ये फावड़ा है जिसके थ्रू ये मिट्टी को मैनिपुलेट कर पाती है। चाहती तो मिट्टी के बर्तन बनाकर भी बेच सकती थी, पर इसकी कान मस्ती तो देखो। कान कान गाइस कान। जनका अपने हथियार को एक्टिवेट करता है और इन डॉल से लड़ना शुरू कर देता है। जनका इन्हें मार तो रहा था, पर वो दूसरा पोकेमोन इनके अंदर छुपकर जनका पर पीछे से हमला करता है क्योंकि सामने से करने की तो इसकी औकात नहीं है। ये जनका पर भारी पड़ने लगता है और इसे दीवार में दे मारता है। जनका डॉल से बहुत आसानी से लड़ रहा था, पर ये टकलू कहीं से भी आ जाता है और बेचारे को चटकारा दे देता है। अब जनका का दिमाग खराब हो जाता है और ये मेन पोकेमोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ये जमीन को ही कीचड़ बना देती है जिसमें जनका धंसता जाता है। इस चटकुली जुबान को ये तो अच्छे से पता है क्लीनर्स में एक जनका ही है जो इसका मुकाबला कर सकता है और जैसे ही ये इसे हरा देगी फिर इसे कोई नहीं रोक पाएगा। जनका को समझ आ जाता है कि इसकी पावर्स कैसे काम करती है और ये अपनी फावड़े जैसी शक्ल से, मतलब फावड़े से मिट्टी को मैनिपुलेट करती है और तब तक ये टकलू पोकेमोन अपनी स्पेशल चप्पल की मदद से इनमें छुपकर जनका पर हमला करता है, बिल्कुल किसी फट्टू, कायर, बुजदिल, नीच इंसान की तरह। मतलब मेरा एक्स। ये कीचड़ वाली दीदी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने सारे कीचड़ से जनका पर एक साथ हमला कर देती है। जनका भी अपनी लाठी से एक ही बार में सारी डॉल्स को खत्म कर देता है और इन दोनों को भी नॉक कर देता है। तभी इनके पीछे वही किडनैपर आ जाता है जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। दूसरी तरफ रूडो और बाकी सभी लोग एक एग्जिट के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेस सभी सपोर्टर्स को ऊपर जाकर बैकअप लाने भेजता है और तभी इन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है। ग्रेस भाई तो खुशी हो जाते हैं कि जनका जिंदा है और वापस आ गया, पर ये जनका नहीं जैबर है। ये रूडो को देखकर समझ जाता है कि यही वो स्फेराइट है जिसकी इसे तलाश थी और एक दीवार में जाकर छिपकली की तरह चिपक जाता है और अपने हाथों से ही उस दीवार को तोड़कर वापस जाने का रास्ता ही बंद कर देता है। ग्रेस इसे बार बार जनका के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, इसने उसके साथ क्या किया, पर ये इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और रूडो के पास जाकर उसका मास्क हटाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलो ना, कोई बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले तुम ये बताओ तुमने झनकार भाई के साथ क्या किया? तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो जिंदा है, सिर्फ तब तक जब तक मेरा जहर उसके पूरे शरीर में नहीं फैल जाता। जैबर के हाथों से पिंक एनर्जी निकलती है और इसके हाथों की रिंग्स ट्रांसफॉर्म होकर नुकीले हथियार बन जाती है। जैबर रूडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फूलो और ग्रिज इसकी हिफाजत के लिए सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैबर बड़ी ही आसानी से इन दोनों को ढेर कर देता है, पर ग्रिज फिर से खड़ा हो उठता है और रूडो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी
जान भी दांव पर लगा देता है। रूडो इसे ऐसा करने से मना करता है और खुद ही लड़ने को तैयार हो जाता है, पर ग्रिज इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि जैबर ने अपने नुकीले हथियार से इसके पेट पर हमला कर दिया। ये देखकर रूडो की आंखें खुली की खुली रह जाती है और ग्रिज का लॉकेट, जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था, उड़ते हुए रूडो के पास आता है। अब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब रूडो एक दीवार पर अपना सर पटकता है और उसके सर से बहुत सारा खून भी आने लगता है। रेक्टो इससे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल रेक्टो ने दूसरों को चोट पहुंचाने से मना किया है, इसीलिए रूडो खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। दरअसल रूडो के पेरेंट्स ने इसे मंदिर के सामने छोड़ दिया था और यही बात है जो रूडो को अंदर ही अंदर खाए जाती है और गुस्सा बनकर बाहर आती है, जिसे ठीक करने के लिए ये दोनों रूडो के लिए ऐसा काम ढूंढने निकलते हैं जिसमें उसे मजा आता हो। बेसिकली ये लोग रूडो का पैशन डिस्कवर करेंगे। ये लोग बाहर जाते हैं, ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इवन कुकिंग भी करते हैं, पर रूडो अब भी मायूस और उदास ही लग रहा था। तभी इसकी नजर अमीरों की साइड जाती है जहाँ एक लड़का अपना कचरा डस्टबिन में फेंकता है। रूडो भागकर जाता है और उस कचरे को बाहर निकालता है, जिसके लिए रूडो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये कचरा नहीं है, इसे ठीक करके यूज किया जा सकता है। पर ये अमीर लोग इस बात को नहीं समझते। रूडो इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और वो इसे ठीक करना चाहता है। मैं भी यही सोचती थी कि मैं अपने कचरे एक्स को ठीक कर सकती हूँ। खैर छोड़ो, रूडो में ये खासियत है कि वो उन चीजों का ख्याल रखता है जिन्हें दूसरों ने ठुकरा दिया हो और इसी वजह से रूडो किसी भी चीज को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना पाता है। अब प्रेजेंट में रूडो ग्रिस के लॉकेट को ट्रांसफॉर्म करके एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है जो कि बहुत ही कूल और खतरनाक भी है। रूडो की पावर्स देखकर जैबर भी इम्प्रेस हो जाता है और इसकी लार टपकने लगती है। खाने की चीज है ये, या इसे रूडो ही पसंद आ गया। ग्रिस की हालत खराब होती जा रही थी और रूडो को ग्रिस की बातें याद आती हैं, जिनकी मदद से ही वो खुद को और अपनी असली पावर्स को पहचान पाया है। रूडो जैबर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसकी आंखों में वो जुनून साफ नजर आ रहा था। जैबर अटैक करने के लिए दीवार में जाकर चिपक जाता है। छिपकली है क्या ये, बार बार दीवार में जाकर चिपक जाता है। अब जैबर लगातार रूडो पर हमला करता है और रूडो अपनी जगह से हिले बिना, इसे छुए बिना ही इसके सारे अटैक्स को रीडायरेक्ट कर देता है। जैबर रुककर थोड़ा बकबक करता है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लॉकेट की पावर से जैबर की स्पीड अचानक से स्लो हो जाती है। तभी रूडो इसके मुंह में एक भयंकर पंच मारता है और जैबर उड़ते तीर की तरह 4 किलोमीटर दूर जाता है, पर गिरता नहीं है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो है, पर रूडो ने भी इसकी नाक से खून निकाल दिया था। जैबर अचानक से रूडो के पीछे आ जाता है उस पर हमला करने के लिए, पर तभी रूडो इसके पेट पर एक पंच मार के इसे दूर फेंक देता है। जैबर रूडो पर बहुत सारे हमले करता है, पर इसका एक भी हमला रूडो को छू भी नहीं पाता, सिर्फ और सिर्फ ग्रिस के लॉकेट की वजह से। और हर बार बेचारा जैबर खुद ही पिट जाता है। रूडो मार मार कर इसकी हालत खराब कर देता है और इसकी सारी लार एक ही बार में निकल जाती है। जैबर धराशाही होकर नीचे बैठ जाता है और फिर से पंचायत करने लगता है। ये बताता है इसने नोटिस किया ये लॉकेट बुरे इरादे से आए हर हमले को रोक देता है, पर जब जैबर ने बिना किसी इरादे के हमला किया तो लॉकेट ने कुछ नहीं किया। मतलब इसे रूडो को हराने का एक तरीका तो मिल ही गया। अब जैबर अपने हाथ से खुद पर ही हमला कर देता है ताकि अपने हथियार के जहर से होश खो दे और बिना किसी इरादे के लड़े, जिससे वो लॉकेट रूडो की मदद नहीं कर पाएगा। अब इसे रूडो को हराने का एक तरीका मिल गया, तो अब तो ये रूडो की गंदी बैंड बजाने वाला है। तो अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो बस कमेंट करो, मैं अगला पार्ट जल्दी ला दूंगी। और आप कहीं मुझे भूल ना जाओ इसलिए सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज।